आज की चर्चा एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या होता है जब मजाक में शुरू किया गया कोई काम एक जानलेवा हकीकत में बदल जाए? हमारे पास जो कहानी है वो कुछ दोस्तों की है। वो एक YouTube कॉन्टेस्ट के लिए निकले थे, एक नकली डरावना वीडियो बनाने। लेकिन हम सिर्फ ये कहानी सुनाने नहीं वाले हैं। नहीं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शौक, लालच और मशहूर होने की चाहत इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये सोर्सेज बताते हैं कि ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी है। कहानी की शुरुआत होती है जयांग नाम की एक लड़की से। हाँ, और उसके एक बहुत ही भयानक सपने से, जो असल में आने वाली तबाही का एक इशारा है। हाँ, वो सपना वाकई में बहुत परेशान करने वाला है। जयांग देखती है कि उसकी मरी हुई छोटी बहन इन यंग अजीब तरह से लंगड़ाती हुई उसकी तरफ आ रही है और उसका गला घोट देती है। ये सिर्फ एक डरावना सपना नहीं है, है ना? इसमें और भी बहुत कुछ छिपा है। ये सपना इस कहानी की नींव है। एक तरह से ये हमें कहानी के सबसे बड़े थीम से मिलवाता है कि हमारा सबसे बड़ा डर बाहरी शैतानों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अनसुलझे गम और अपराध बोध से आता है। अच्छा। बहन का वो लंगड़ाना, वो सिर्फ एक डरावनी इमेज नहीं है, वो जियोंग की टूटी हुई मानसिकता का प्रतीक है, जो हमें अंत में जाकर समझ आता है। तो इस डरावनी सपने के बाद कहानी हमें एक सुपरनैचुरल क्लब में ले जाती है और यहीं से चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। हाँ। क्लब का लीडर है जीहो और उसे एक YouTube कॉन्टेस्ट जीतने का जुनून सवार है। सबसे अजीब बात यह है कि कॉन्टेस्ट का इनाम $0 है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। इनाम पैसा नहीं, शोहरत है। जीहो को फेमस होना है। हाँ। उनका प्लान है एक नकली हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाना, जिसमें वो एक खतरनाक रस्म को करने का नाटक करेंगे। और इसके लिए वो एक पुरानी वीरान बिल्डिंग का बेसमेंट चुनते हैं, जिसके बारे में पहले से ही कई डरावनी कहानियां हैं। हाँ, कि वहां जो भी जाता है वो वापस नहीं लौटता। एक हॉरर वीडियो के लिए एकदम परफेक्ट जगह। जब वो लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं तो माहौल वाकई डरावना है। बीच में एक बड़ा सा टैंक है, गंदे गहरे पानी से भरा हुआ। हाँ, और जीहो बताता है कि यहाँ आत्माएं फंसी हुई हैं, जिससे ये पानी अथाह लगता है। तो सब कुछ नकली करने का प्लान था एक मजेदार वीडियो के लिए। फिर ये इतना असली और खतरनाक कैसे हो गया? यही इस कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। सब नाटक करने की तैयारी कर ही रहे थे कि जयांग एक सुझाव देती है। वो कहती है, क्यों ना नकली वीडियो बनाने से पहले एक बार असली रस्म करके देखें। अच्छा। अगर कैमरे में सच में कुछ आ गया तो हम वैसे ही जीत जाएंगे। और ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे कोई मना नहीं कर पाया। रोमांच और वो जल्दी फेमस होने की चाहत उन पर हावी हो गई। सही है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जियांग का ये सुझाव कोई अचानक आया हुआ विचार नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल का पहला कदम था। यहीं से वो एक ऐसे जाल में फंसते चले गए जिससे निकलना नामुमकिन था। अब असली रस्म के लिए उन्हें एक वेसल की जरूरत थी, कोई ऐसा इंसान जिसके शरीर में आत्मा आ सके। और कोई तैयार नहीं था। नहीं, लेकिन तभी जैंग की सौतेली बहन सिवो वो आगे आती है। जैंग ये देखकर उसे तोहफे में एक पायल देती है और सिवो बहुत खुश हो जाती है। ये पायल देना भी महज एक दिखावा था। जियांग यहाँ सिवो के भरोसे का इस्तेमाल कर रही थी। इसके बाद रस्म की तैयारी शुरू होती है। जमीन पर एक बड़ा सितारा बनाया जाता है। सिवो को पानी के टैंक के बीच में खड़ा किया जाता है और जैंग उसके चेहरे को एक कागज के बैग से कसकर ढक देती है। और इस रस्म के कुछ नियम थे जिन्हें तोड़ना मौत को दावत देना था। हाँ, और ये नियम कई पुरानी लोक कथाओं और तांत्रिक क्रियाओं में पाए जाने वाले नियमों से मिलते जुलते हैं। जैसे पहला नियम, रस्म तभी खत्म होगी जब बुलाई गई आत्मा से कहलवाया जाएगा, कृपया चले जाओ। अच्छा, ये कहलवाना जरूरी था। हाँ। दूसरा नियम, इसके बाद ही वेसल के चेहरे से बैग हटेगा। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, इस दौरान कोई भी सितारे के घेरे से बाहर नहीं जाएगा। एक तरह की लक्ष्मण रेखा। बिल्कुल, जिसे तोड़ना हमेशा तबाही लाता है। पहले तो कुछ नहीं होता, सब बोर होने लगते हैं, लेकिन फिर अचानक सिवो का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है, जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। हाँ, उसके चेहरे पर लगा बैग गीला होकर फट जाता है और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उस पर कब्जा हो चुका था। इस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। अब ये कोई YouTube कॉन्टेस्ट का मजाक नहीं था। नहीं, अब ये जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। और कब्जे में आई सिवो अब एक एक करके सबके सवालों के जवाब इशारों में देने लगती है।
ये असल में भविष्यवाणियां थीं। और यहीं पर वो डरावनी गिनती शुरू होती है। सीवो एक भयानक आवाज में गिनती है, 662, 663 और 666 पर रुक जाती है। और 666 पर रुकना कोई इत्तेफाक नहीं था। पश्चिमी हॉरर में इस अंक को शैतान का प्रतीक माना जाता है। ये पहला बड़ा संकेत था कि उन्होंने किसी आम आत्मा को नहीं बल्कि किसी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज को बुलाया है। 666 बोलते ही वो चीख कर एक लड़की पर हमला कर देती है और लाइट चली जाती है। जब जिहो अपने कैमरे का नाइट विजन ऑन करता है तो सब देखते हैं कि सिवो पानी में ठीक वैसे ही लंगड़ा रही है जैसे जयांग ने अपने सपने में देखा था। सपना अब हकीकत बन चुका था। ये वो पल है जहां जयांग को समझ जाना चाहिए था कि चीजें कितनी गलत हो चुकी हैं, लेकिन वो शांत रहती है, शायद इसलिए क्योंकि सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक ही हो रहा था। दोस्त डर के मारे सिवो को पानी से बाहर निकालते हैं। वो बेहोश हो जाती है और उसके पैर पर एक अजीब निशान बन गया था। सब घबराए हुए थे, लेकिन जिहो को देखिए, उसे डर नहीं था। उसे डर की बजाय उत्साह था। वो कह रहा था कि ऐसा वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाया, इसे तुरंत अपलोड करना होगा। ये एक बहुत अहम मोड़ है। एक दोस्त की जान खतरे में है, लेकिन जिहो को सिर्फ वायरल होने की चिंता है। ये दिखाता है कि शोहरत का नशा कैसे इंसानियत पर हावी हो सकता है। बाकी दोस्त इसे डांटते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो फंस चुके थे। और इसके बाद एक एक करके भविष्यवाणियां सच होने लगती हैं। एक और लड़की पर कब्जा हो जाता है और वो अपना सिर दरवाजे पर पटकने लगती है। हाँ, और फिर वो एक बेसबॉल बैट उठाकर सबसे कहती है कि उसे मार डालो। जब कोई नहीं मानता तो वो सिवो पर हमला कर देती है। उसे रोकने के लिए डर के मारे जिहो उसके सिर पर बैट मार देता है। और उस लड़की की वही मौत हो जाती है। पहली मौत। इस मौत के साथ ही एक भयानक राज भी खुलता है। पता चलता है कि जिहो उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। अच्छा। लड़की ने रस्म में सवाल पूछा था, क्या मैं जिहो से बच पाऊंगी? और आत्मा का जवाब था नहीं। भविष्यवाणी सच हो गई थी। इस घटना ने एक ऐसा राज खोला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब दोस्तों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ चुका था। वो सिर्फ उस आत्मा से नहीं बल्कि एक दूसरे से भी डरने लगे थे। हाँ, माहौल पूरी तरह से जहरीला हो चुका था। और इसी वजह से सब कुछ बिखरने लगा। अचानक जिहो गायब होता है और फिर एक चाकू के साथ लौटता है। वो पागलों की तरह हमला करने लगता है। दोस्त मिलकर उसे बांध देते हैं। हाँ, तभी जेयंग को एहसास होता है कि उन्होंने रस्म का नियम तोड़ा है। उन्होंने आत्मा को जाने के लिए नहीं कहा। यहाँ जेयंग फिर से चालाकी दिखाती है। वो सबको यकीन दिलाती है कि अपनी जान बचाने का एक ही तरीका है, रस्म को दोबारा करना और उसे सही तरीके से पूरा करना। लेकिन अब वेसल कौन बनेगा? तो वो उस मरी हुई लड़की के शव को वापस पानी में रखते हैं और वो जिंदा हो जाती है। बाप रे! रस्म फिर से शुरू होती है, लेकिन तभी सबके फोन पर सिग्नल आ जाता है और यहीं से बाकी भविष्यवाणियां भी एक एक करके सच होने लगती हैं। जिन्होंने सवाल पूछा था कि क्या उसके वीडियो को 1 मिलियन व्यूज मिलेंगे, हाँ, जेहो ने जैसे ही उसके दोस्त फोन में देखते हैं कि व्यूज 1 मिलियन हो गए हैं, जेहो अपनी रस्सी खोलकर खुद अपना गला काट लेता है। उसकी भविष्यवाणी भी पूरी हुई और उसका जुनून ही उसकी मौत की वजह बना। इसके बाद तो मौतों का सिलसिला ही शुरू हो जाता है। जिस लड़की के सवाल का जवाब फूल लिखा आया था, एक अनदेखी शक्ति उसका गला घोंटकर उसे पानी में फेंक देती है। बाद में पता चलता है कि उसका जवाब सिर्फ फूल नहीं बल्कि अंतिम संस्कार के फूल था। एक और भविष्यवाणी, एक और मौत। अब तक ये साफ हो चुका था कि वो उस जगह से जिंदा नहीं निकलने वाले। बिल्कुल। अब सिर्फ 2 लोग बचते हैं, जेयंग और उसका एक दोस्त डोंग। उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिलता है जिसके पीछे एक लाश और मृत्यु लिखा एक कपड़ा मिलता है। जेयंग को लगता है कि दोनों में से एक ही बचेगा और यहाँ कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। हाँ, क्योंकि चेंग बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोस्त डोंग को मार देती है और यही सच सामने आता है। ये सब जेंग की योजना थी। 1 मिनट, मतलब ये सब कुछ पहले से तय था? यूट्यूब कॉन्टेस्ट, असली रस्म का सुझाव, ये सब? जी हाँ, हमें पता चलता है कि जेंग की असली छोटी बहन इन यांग मर चुकी थी। जेंग उसे किसी भी कीमत पर वापस लाना चाहती थी। उसे इस रस्म के बारे में पता चला था जिसमें लिखा था कि 5 इंसानी बलिदान देकर वो अपनी बहन की आत्मा को वापस ला सकती है। हाँ। तो उसके 4 दोस्त, वो 4 बलिदान थे और 5वां और आखिरी बलिदान उसकी सौतेली बहन सिवो थी, जिसे उसने वेसल बनने के लिए उकसाया था।
मतलब ये सब उसकी सोची समझी साजिश थी। बिल्कुल। यहाँ हमें जैंग के किरदार की गहराई पता चलती है। ये सिर्फ अपनी बहन को वापस लाने की साजिश नहीं थी, ये शोक का एक बहुत ही विकृत रूप था, जहाँ उसने अपनी बहन के लिए प्यार को अपने दोस्तों की जान से ज्यादा अहमियत दी। वो हीरो नहीं, बल्कि इस कहानी की असली विलन थी। जैसे ही वो 5वां बलिदान पूरा करती है, उसे पानी में एक बुलबुले के अंदर अपनी छोटी बहन की झलक दिखती है। उसे लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया। वो बहुत खुश होती है, लेकिन यही कहानी का अंतिम और सबसे बड़ा मोड़ आता है। वो उसकी बहन की आत्मा नहीं थी। नहीं, वो एक शैतान था जो जैंग को धोखा दे रहा था। शैतान हंसते हुए कहता है, मुझे नर्क से आजाद कराने के लिए शुक्रिया। ये पूरा अनुष्ठान मुझे आजाद कराने के लिए था। मैं बस किसी के इंतजार में था जो मेरे जाल में फंसे। जियांग को एहसास होता है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। उसने अपनी बहन को वापस लाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन असल में वो एक शैतान को आजाद कर रही थी। वो सोच रही थी कि वो इस खेल की मास्टरमाइंड है, लेकिन हकीकत में वो खुद एक मोहरा थी। अंत में वो शैतान जियांग का गला घोटकर उसे मार देता है, और यहीं उसकी अपनी भविष्यवाणी भी सच हो जाती है। उससे सवाल पूछा था, क्या मैं अपनी बहन को दोबारा देख पाऊंगी? जवाब था हाँ, और उसे एक पल के लिए अपनी बहन की झलक मिली थी। जैसे ही उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई, वो भी मारी गई। कहानी के अंत में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो अनुष्ठान से पहले का है। सभी दोस्त खुश है, अपने सपनों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, जियो स्टार बनना चाहता था, जेयोंग खुश रहना चाहती थी, और सीवो अपनी सौतेली बहन के लिए हमेशा खुश रहने की कामना कर रही थी। ये अंत हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक गलत फैसले और जुनून ने उन सभी के सपनों को और उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो ये कहानी हमें लालच, धोखे और शोक की गहराइयों में ले जाती है। जेयोंग का अपनी बहन को वापस पाने का इरादा शायद प्यार से शुरू हुआ था। हाँ, शायद। लेकिन ये एक ऐसे जुनून में बदल गया जिसने न केवल उसके दोस्तों को बल्कि आखिर में उसे भी नष्ट कर दिया। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। किसी चीज को पाने की इच्छा और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के जुनून के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। सही बात है। और क्या होता है जब हम किसी इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं जिनके अंजाम के बारे में हम कुछ नहीं जानते। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम किसी को खो देते हैं तो क्या हम उस शोक को अपनी ताकत बनाते हैं या उसे अपनी तबाही की वजह बनने देते हैं। जेयोंग ने दूसरा रास्ता चुना। ये सोचने के लिए एक विचार है कि कैसे कभी-कभी हमारे सबसे नेक इरादे भी हमें सबसे बुरे नतीजों तक ले जा सकते हैं।